अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 10 का टॉपिक देखेंगे, इवेपोरेशन। अच्छा, इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब होता है बच्चे बुखारात का बनना, वेपर्स का बनना। अब उस चीज़ को पहले डिफाइन करा है, फिर उसको एक्सप्लेन करा है। कहते हैं वेपोरेशन बेसिकली नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड स्टेट है वो चेंज हो रही होती है, किसमें? गैस में। एट इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग, वो बॉयल नहीं होता लेकिन हमारे पास उसमें जो सरफेस से उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं? वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास अगर लिक्विड है, आप इसको हीट अप करना शुरू करते हो, इसको टेम्परेचर देना शुरू करते हो, तो इसमें क्या होता है, जो इसके सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे उनको मिलती है ना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो वो इसकी सरफेस से इवेपोरेट मतलब मूव करना शुरू हो जाते हैं। इसकी सरफेस से कह लें पहले लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे उनको एनर्जी मिलती है वो वेपर्स बन के हवा में जाना शुरू हो जाते हैं, तो इसको नाम दे देते हैं हम इवेपोरेशन का। लाइक तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे पास वेपोरेशन होता है ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। हाँ, ज़्यादा अगर टेम्परेचर देंगे तो वो ज़रा थोड़ा क्विकली फास्टली हमारे पास अकर कर जाएगा। हाई टेम्परेचर के ऊपर ये प्रोसेस होगा वो थोड़ा फास्टली होगा, क्योंकि जैसे आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दोगे तो जो हमारे पास सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको उतनी जल्दी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वहाँ से स्केप कर जाएंगे। कहते हैं ये जो हमारे पास सरफेस से हमारे पास मॉलिक्यूल्स जा रहे होते हैं ये हमारे पास हर टेम्परेचर पे अकर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको थोड़ी सी इनफ एनर्जी मिलनी चाहिए कि वो यहाँ से इसके सरफेस से बाहर निकल जाए। तो वेपोरेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे का पूरा लिक्विड ही हीट अप हो, यहाँ पे पूरे पूरे लिक्विड में ही हमारे पास जो फोर्सेज है वो ब्रेक हो। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप थोड़ी सी भी उसको टेम्परेचर देंगे या थोड़ा सा भी जैसे जितनी भी उसके अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, सिर्फ ये होना चाहिए कि सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जब से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो वो यहाँ से ऊपर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे वो क्या ये कह रहा है कि इंटायर मॉलिक्यूल लिक्विड हीट अप हो ना हो, ये रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। मतलब थोड़ा सा आप इसको गर्म करोगे या रूम टेम्परेचर है, थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी, जो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वैसे ही वहाँ से स्केप कर जाएंगे। तो कहते हैं यहाँ पे ये है कि वेपोरेशन में ज़रूरी नहीं पूरे का पूरा मॉलिक्यूल बॉटम तक सारा का सारा गर्म होगा तभी ये वेपोरेशन होगी, ऐसा नहीं है। वेपोरेशन में कि थोड़ा सा भी आप उसको टेम्परेचर मिलेगा तो जो सरफेस के हैं अगर उनको थोड़ी सी एनर्जी मिल रही है तो वहाँ से ही वो स्केप कर जाते हैं। कहते हैं मिसाल के तौर पे हम लोग इसको अगर देखें कि जब पानी को हम लोग फर्श पे गिराते हैं ना तो हमारे पास पानी क्या आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। लाइक अगर वो सरफेस गर्म है उसके ऊपर आप पानी गिराते हो तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी ना, जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वहां से वो कह रहे कि वेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, तो ये पानी ऐसा ऐसा खुद ब खुद जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है क्योंकि वेपर्स बनना शुरू हो जाता है। तो सेम काम जब हमारे पास आप गीले कपड़े हैंग करते हैं ड्राई होने के लिए, उसमें भी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहां से जो गीले कपड़े होते हैं ना उसके अंदर जो पानी होता है उनको एनर्जी मिलती है तो वो गीले कपड़ों से के थ्रू वो जो है कि स्केप करना शुरू हो जाता है। लाइक हमारे पास तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करा है कि अगर आपने कोई कपड़े जो है वो हैंग किए हुए हैं ड्राई होने के लिए, जैसे इनको आप हीट एनर्जी में मतलब गर्मी होती है या सुबह का दिन होता है सूरज की गर्मी में, तो इनसे जो पानी होता है बच्चे वो स्केप करना शुरू हो जाता है, वो वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि उनको जैसे एनर्जी मिलेगी तो वो इसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से कहते हैं ह्यूमन बॉडी में जो स्वेटिंग होती है वो भी होती है। मतलब जब हमारी बॉडी को गर्मी लग रही होती है तो हमारी बॉडी में जो लिक्विड होता है ना, जब वो सरफेस वाला जो तकरीबन जो वहाँ पे सरफेस के पास हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे उनको एनर्जी मिलती है तो हमारी सरफेस से बाहर आना शुरू हो जाता है स्वेटिंग की फॉर्म में। ठीक है, तो जो सरफेस के पास मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे उनको एनर्जी मिलती है तो वो बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बाकी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। काफ़ी हद तक जो टेम्परेचर है वो कम हो गया क्योंकि हाई एनर्जी जो मिल रही होती है सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स वो लेकर बाहर निकल जाते हैं, तो इस तरह से हमें ठंडक फील होती है। अब वो कहते हैं जो वेपोरेशन है उसका डिपेंडेंस होती है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, कि हमारे पास किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कब ज़्यादा होगा कब कम होगा हमारे पास वेपोरेशन, कब हमारे पास फास्ट होगा एंड सो ऑन। इस चीज़ के सबसे पहले कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर तो एक मेन फैक्टर है, जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर को हाई करेंगे ना उतनी ज़्यादा जो वेपोरेशन है वो ज़्यादा फास्टली अकर करेगी। लाइक मैंने जैसे आपको फिगर भी दिखा रही हूँ, मुझे जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर इसको दूंगी उतनी ज़्यादा ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी उतनी स्पीड से मिलेगी तो जल्दी हमारे पास यहाँ से सरफेस से इमर्ज बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये उतना ज़्यादा फास्ट होगा। इसके अलावा कहते हैं जब आप हीट ऐड कर रहे होते हैं ना तो मॉलिक्यूल जो सरफेस के होंगे उनको ज़्यादा एनर्जी, उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे और उतनी जल्दी जो है वो स्केप कर जाएंगे। आगे कहते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बच्चे जितना ज़्यादा होगा ना जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी उतने ज़्यादा होंगे तो इवेपोरेशन जो है वो स्पीडली हो जाएगी। अगर हमारे पास सरफेस एरिया कम है तो हमारे पास सरफेस पे इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो वो इस तरह से वो नहीं निकल सकते। इसकी एग्जाम्पल दे रहा है, कहते हैं आप पानी ले लें, एक वाइड है शैलो डिश है, ठीक है, उसमें से क्विकली करेंगे आज कम्पेयर टू का आप नैरो कंटेनर ले लें। मतलब अगर इसकी एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ तो किस तरह के दो बर्तन हमने लिए फॉर एग्जाम्पल के, ये देखें ये हमारे पास जो है ना इसका जो सरफेस एरिया ये नैरो है, मतलब ये इतना ज़्यादा नहीं है वाइड
वाटर नहीं है, कम सरफेस है, तो यहाँ पे सरफेस पे मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में ये हमने एक डिश ली है जो हमारे पास कह लें कि इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो अब सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो सरफेस से जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्केप करने ज़्यादा स्केप करेंगे एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे सरफेस कम है तो मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इवेपोरेशन होगी तो वो कंपैरेटिवली कम होगी, तो हमारे पास सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा हमारे पास सरफेस एरिया होगा वहाँ पे सरफेस मॉलिक्यूल्स भी इतने ज़्यादा होंगे, तो जैसे उनको एनर्जी मिलेगी वो स्केप करना शुरू हो जाएंगे। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह से वाइडर डिश लेते हैं एज कम्पेयर टू, इसमें हमारे पास इवेपोरेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू, आप कोई ऐसा कंटेनर लें जिसमें कम है, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया कम है। इसी तरह से कहते हैं विंड मूवमेंट या एयर मूवमेंट या विंड स्पीड जो है वो भी हमारे पास कह ले अफेक्ट कर रही होती है इवेपोरेशन को, कि जब हमारे पास एयर फॉर एग्जाम्पल लाइक ये देखिए मुझे हमारे पास जैसे सन ने यहाँ पे इसकी वजह से हीट एनर्जी जब पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स को मिलती है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हीट अप होकर ना यहाँ से मूव कर जाते हैं। जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं, ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं। अब अगर यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कह रहे ठंडक मौजूद होगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी यूज़ करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके ऊपर जाते जाते वो ठंडक हो जाती है, वहाँ पे ना हमारे पास बादल से बन जाते हैं, वेपर्स वगैरह बन जाते हैं। तो अगर हवा चल रही होगी ना वो क्या करेगी, इन वेपर्स को आगे की तरफ मूव करवा देगी, मतलब यहाँ पे इन्हीं सारे इकट्ठे होंगे, तो यहाँ से वो आगे की तरफ मूव करवा देगी तो मजीद वेपर्स यहाँ से वो हवा में जा सकते हैं। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो विंड मूवमेंट होती है वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है, वो कैरी करती है, कैरी अवे वाटर वेपर्स, जो वाटर वेपर सरफेस के ऊपर बन रहे होते हैं लिक्विड के, उसको आगे की तरफ ले जाती है, जिसकी वजह से होता है कि उस लिक्विड के ऊपर ही सारे सारे वेपर्स इकट्ठे नहीं होते, सेचुरेशन होता है बच्चे एक मैक्सिमम हद तक, जो हमारे पास क्वांटिटी किसी की चीज़ आ रही होती है, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि हमारे पास सारे के सारे वेपर्स पे सारे यहाँ पे सिर्फ इकट्ठे नहीं होंगे, हवा क्या करेगी उनको आगे की तरफ मूव करवा देगी, तो यहाँ पे सेचुरेशन नहीं होगी, एक एक्सट्रीम लेवल नहीं होगा, वो आगे की तरफ मूव करते जाएंगे, यहाँ पे स्पेस मजीद आती जाएगी, मतलब यहाँ पे सेचुरेशन नहीं होगी, तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली मजीद जो है वेपर जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो वेपोरेट कर सकते हैं। आगे आ जाता है ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर, कि ह्यूमिडिटी नमी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। कहते हैं हवा के अंदर ना बच्चे हमारे पास मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए बच्चे, जिसकी वजह से अगर नमी होगी मॉइस्चर होगा मतलब तो हमारे पास वेपोरेशन स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर ड्राई एयर होगी या गर्म हवा होगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, वेपोरेशन फास्टर होती है। मतलब लाइक जैसे वो यहाँ पे शो भी करे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास लिक्विड है और इसके ऊपर ना ऑलरेडी वेपर्स मौजूद है, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स, ह्यूमिडिटी है एयर में, ठीक है, एयर में ह्यूमिडिटी का मतलब है नमी है, वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो इसमें से फिर इसको तो एनर्जी मिल ही नहीं रही होगी क्योंकि ऑलरेडी ठंडक है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो है सिर्फ और सिर्फ वेपोरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ड्राई एयर है मतलब बहुत गर्म हवा है, तो फिर क्या होगा, इनको जो सर्फेस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी मिल रही होगी तो वेपोरेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट फैक्ट देखें बच्चे, वो हमारे पास प्रेशर होता है। प्रेशर अब किस तरह से हमारे पास किस तरह से हेल्प कर रहा होता है, कहते हैं अगर जहाँ पे हमारे पास लो प्रेशर होगा ना, सरफेस का प्रेशर लो होगा, तो वहाँ पे जो वेपोरेशन होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर सरफेस के ऊपर हमारे पास लो प्रेशर होता है, चीज़ें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, या फिर हमारे पास सरफेस के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ही नहीं होगा जो उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा सके, इसलिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा इजिली इवेपोरेट करेंगे। लाइक अब अगर हमारे पास यहाँ पे लो प्रेशर है, मतलब एयर प्रेशर लो है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है ना वो ज़्यादा इजीली इवेपोरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगी वो कम होगी, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एस्केप आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास हाई प्रेशर होगा तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है जो हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, तो जो वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी, इवेपोरेशन कम होगी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमारे पास लो प्रेशर होने का मतलब है कि सरफेस के ऊपर जो लिक्विड सरफेस के ऊपर जो फोर्स है वो कम लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसीलिए मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप कर जाएंगे। तो ये पहले हमने वेपोरेशन बताई कि वेपोरेशन होती क्या है, उसको डिफाइन किया, फिर हमने कहा कि वेपोरेशन किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ये तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में इवेपोरेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो इवेपोरेशन है वो किस तरह से हमारी डेली लाइफ में हम उसको देख सकते हैं। जैसे वो एग्जांपल दे रहा है कि आप जो ड्राई अगर वेट क्लॉथ्स हैं उनको देखना है कि अगर वो किस तरह से ड्राई होते हैं, या फिर हमारे पास स्वेटिंग क्या होती है एंड सो ऑन, तो उसकी डेली लाइफ एग्जांपल है इवेपोरेशन। फिर टेम्परेचर हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट उसके फैक्टर्स में आ जाएगा। कहते हैं वेपोरेशन की वजह से ना हमारे पास कूलिंग कॉज हो रही होती है, वही अगेन जो मैंने आपको बात की थी उसी चीज़ को वो रिपीट कर रहा है। कहता है मिसाल के तौर पर ये हमारे पास किसी में हमारे पास कोई सिलेंडर वगैरह या कोई जार वगैरह जिसमें आपके पास कोई लिक्विड मौजूद है, वाटर मौजूद है, आपने इसको टेम्परेचर दिया, बच्चे टेम्परेचर क्या होगा कि जो इससे ही इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, हाई एनर्जी मिलेगी, तो वो तो हाई एनर्जी लेके बाहर निकल जाएंगे।
अब काफ़ी हद तक तो एनर्जी लेके सरफेस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, तो इसका मतलब है इसकी एनर्जी कम रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपोरेट हो जाते हैं बाय टेकिंग हीट, वो जिनको उनको जो एनर्जी मिल रही होती है, एक्सेस अमाउंट में हीट एनर्जी मिल रही होती है, वो तो लेके बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब बाकी चीज़ तो ठंडी रह जाती है, तो बाकी जो सिस्टम है या बाकी चीज़ है वो हमें ठंडक फील होती है। जैसे कहते हैं इसकी मिसाल जो होती है वो स्वेटिंग से ली जाती है। स्वेटिंग से किस तरह से ली जाती है कि इन केस हमारी जो बॉडी का नियरेस्ट, जैसे हमारी बॉडी गर्म होती है ना, तो जो नियरेस्ट हमारी स्किन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एनर्जी लेके सारी की सारी वो बाहर निकल जाते हैं। अब एनर्जी लेके तो बाहर निकल के पीछे तो एनर्जी नहीं बची एज सच तो हमारे पास, इसलिए हमें जैसे स्वेटिंग होती है हमें एक ठंडक से फील होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो वेपरेशन से ना हमें एक कूलिंग फील हो रही होती है, हमें कहने मेकिंग अस फील कूलर, तो हमें एक ठंडक से फील हो रही थी। इसी तरह से अगर आपने ड्राई क्लॉथ्स वगैरह को वेट क्लॉथ्स को ड्राई करना, तो उसमें भी क्या होता है कि जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है या कह लें हीट एनर्जी मिलती है, तो जो क्लॉथ्स होते हैं उनके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके बाहर निकल जाते हैं, बाकी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कपड़े जो है वो ड्राई हो जाते हैं। कहते हैं ये जो कूलिंग इफेक्ट है ना, ये काफ़ी हद तक हमारा नेचर में, हमारी एवरीडे लाइफ में काफ़ी हद तक हमें कह लें फ़ायदा देता है, या फिर हमें चीज़ों को ठंडा करने में भी हेल्प करता है। या हम पे वो फिगर को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हमने आपको बता दिया कि वाटर मॉलिक्यूल जो हाई एनर्जेटिक होंगे वो बाहर निकल जाते हैं, जो बाकी चीज़ें रह जाती है वो पीछे ठंडी होती है। आगे कहते हैं रेफ्रिजरेटर विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा पहले ना जो फ्रीजर्स वगैरह थे या जो फ्रिजें थी या रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते थे, वहाँ पे ना एक खास किस्म का केमिकल इस्तेमाल किया जाता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास लाइक ये हमारे पास ना काफ़ी हार्मफुल जो है वो कह लें कि लाइक केमिकल होता था जिसको हम लोग यूज़ करते थे रेफ्रिजरेशन में। लेकिन कहते हैं हमारे पास अब जो मॉडर्न फ्रीजर्स वगैरह आ रहे हैं या रेफ्रिजरेशन सिस्टम आ रहे हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेपरेशन को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कूलिंग सिस्टम को एज अ कूलिंग एजेंट के तौर पर, टेम्परेचर को लोअर करने के लिए। जैसे मैंने आपको ये ऑलरेडी पीछे टॉपिक में बताया है कि हमारे पास वेपरेशन में क्या होता है कि हाईली एनर्जेटिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एनर्जी मिलती है वो हमारे पास सरफेस से स्केप हो जाते हैं, बाकी पीछे हमें ठंडक फील हो रही होती है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिलाई नहीं करेंगे, वो यूज़ नहीं करते। हम आजकल फ्रीजर्स वगैरह में क्या करते हैं, वेपरेशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। कहते हैं जो वेपरेशन का कंसेप्ट होगा, इससे क्या होता है कि ये कार्बन जो होता है ना बच्चे, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। कहते हैं अगर वेपरेशन लेंगे तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इसकी वजह से कोई केमिकल्स वगैरह भी प्रोड्यूस नहीं होंगे और हम लोग कूलिंग जो है इफेक्ट भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। कहते हैं इसमें ये होता किस तरह से, ये ना आपके पास ब्लॉक डायग्राम बताई हुई है कि जिसमें रेफ्रिजरेटर में वर्किंग हो रही होती है। अब इसमें होता है क्या है कि आपके पास एक कह लें कि लिक्विड जो है उसको यहाँ से मूव ऑन करवाया जाता है फ्रीजर में से। जैसे लिक्विड इसमें से मूव ऑन करता है तो बच्चे वो क्या करता है, इसमें से ना सारी की सारी हीट अब्जॉर्ब कर ले। जैसे हीट अब्जॉर्ब करते हैं, इसमें से अब्जॉर्ब करता जाएगा, तो फ्रीजर में से जब हीट अब्जॉर्ब कर ली जाती है तो बच्चे उसमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रीजर में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लेकिन जैसे जो लिक्विड इसमें आ रहा होता है, जिसने सारी की सारी हीट अब्जॉर्ब की होती है, वो यहाँ पे जब आता है ना, तो यहाँ पे वो काफ़ी हद तक गर्म हो गया होता है। अब इसको ना हमने कंडेंसर, मतलब उसको कंडेंस करवाना होता है। ये आपको मैंने बताया था, हमारे पास ना 3 स्टेट्स। अगर टेम्परेचर जो है हमारे पास कह लें बढ़ा दिया जाए तो वो लिक्विड किस में चला जाता है, गैसियस स्टेट में होता है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर कम कर दें, हम वापस उसका टेम्परेचर उसमें से बाहर निकाल दें, एनर्जी उसमें से बाहर निकाल दें, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं कि जैसे इसमें से लिक्विड जो है वो हमारे पास कह लें हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, तो फ्रीजर में से सारी हीट एनर्जी लेके वो यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे आके वो काफ़ी हद तक गर्म हो गया होता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया होता है। यहाँ पे आपने कंप्रेसर लगाया होता है, कंप्रेसर के जरिए आपने उसको कंडेंस करवाना होता है, मतलब उसको कह लें कंडेंस करवाने का मतलब उसमें से एनर्जी हम लोग हीट निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कंडेंसर का काम क्या होता है, उसमें से हीट एनर्जी बाहर निकाल देता है। अब जब हीट एनर्जी बाहर निकाल देगा तो वो गैस से दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से गैस एनर्जी उसमें से निकाल दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आते आते वो लो टेम्परेचर हो जाता है और लो प्रेशर पे हो जाता है। अब दोबारा से वो यहाँ से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से यहाँ से जब वो दोबारा से फ्रीजर में से जाएगा, तो यहाँ से दोबारा से वो फ्रीजर में से जितनी हीट एनर्जी निकल रही होती है, लॉस हो रहा होता है, उसको अब्जॉर्ब करता है, फिर से लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस में। तो यहाँ पे वो फ्रीजर में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पे गैसियस स्टेट में आ जाता है, काफ़ी हद तक गर्म होती है। यहाँ पे उसको कंप्रेस करवा के यहाँ पे कंडेंसर के तौर पे, मतलब उसमें से एक्स्ट्रा जो हीट होती है वो सारी की सारी रिलीज करवा दी जाती है, वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रही होती है गैस से लिक्विड, लिक्विड से दोबारा गैस, मतलब यहाँ से लिक्विड होगा, लिक्विड से यहाँ पे गैस में आएगा, गैस से दोबारा से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से फिर से वो यहाँ से हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करके गैस में जाएगा। तो ये बेसिकली इवेपोरेशन के जरिए जो है ना उसमें सारा का सारा प्रोसेस हो रहा होता है। उसी चीज़ को एक्सप्लेन करा है कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि जब जो हम लिक्विड उसमें से मूव ऑन करवा रहे होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है फ्रिज के अंदर से, ठीक है। फ्रिज के अंदर से वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है फ्रिज का वो ड्रॉप हो जाता है, मतलब उसके अंदर ठंडक सी फील होती है। लेकिन जिसने हमारे पास
हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है वो क्या करता है, वो वेपर्स गैस की फॉर्म में लेके निकल जाता है। फिर उसको यहाँ पे कंप्रेस करवाया जाता है, कंप्रेस के बाद उसको कंडेंसर मतलब कंडेंस किया जाता है, कंप्रेस करवाया जाता है, फिर कंडेंस किया जाता है। कंडेंस का मतलब है उसको दोबारा से उसमें से हीट एनर्जी निकाल के उसको गैस को किस में कन्वर्ट करवा दिया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। तो कूलिंग हमारे पास कह लें कि किसी हो रही होती है लेकिन बगैर किसी किस्म के साइड इफेक्ट के। और ये साइकिल जो है बार बार रिपीट हो रहा होता है, वेपोरेशन का और कंडेंसेशन का। मतलब हीट एनर्जी लेगा, फिर आप उसको कह लें कंप्रेस करेंगे, कंडेंसेशन होगी, फिर हमारे पास दोबारा से वो हीट एनर्जी लेगा, फिर वेपोरेशन होगी, फिर कंडेंसेशन होगी। तो ये अगेन बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो हम लोग किसी किस्म का जो हमारे पास ओजोन डिप्लीटिंग होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे होते। हमारे पास ना हमारी अर्थ के सरफेस के ना बाहर एक बाउंड्री होती है ओजोन लेयर, ठीक है। ऑक्सीजन O3 की एक बाउंड्री होती है। ये क्या कर रही होती है बच्चे, जो सन से हमारे पास हार्मफुल रेडिएशन होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये उनको ब्लॉक कर रही होती है। अगर ये हमारे पास डैमेज हो जाए, जैसे ये डैमेज हो रही है, तो फिर रेडिएशन जो है डायरेक्ट अर्थ तक आ जाती है और काफ़ी हद तक जो है डिजीज कॉज करती है। तो कहते हैं अगर रेफ्रिजरेटर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करती है, इस बाउंड्री को, ये जो हमारे पास ये वाली ओजोन लेयर होती है ना, इसको डैमेज करवा रही होती है। तो ये जैसे ये ओजोन होल आपको बता रहा है कि यहाँ से डैमेज हो गई हुई है, तो रेडिएशन हमारे पास फॉल कर रही है। तो ये ओजोन लेयर हमारे पास बेसिकली अर्थ के ऊपर एक लेयर होती है जो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को ब्लॉक कर रही होती है। तो इसलिए हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल नहीं करते। आजकल हम लोग कौन सा इफेक्ट इस्तेमाल करें, हम इवेपोरेशन वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है पूरे का पूरा टॉपिक। जैसे मैंने आपको पहले बताया फैक्टर्स वगैरह अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। फिर ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कूलिंग किस तरह से इवेपोरेशन कॉज करते हैं। तो इसमें आप पहले बताएंगे कि हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो है वो एस्केप हो जाते हैं, और एग्जाम्पल इसकी स्वेटिंग की मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल देखी जा सकती है। इसको रेफ्रिजरेटर में हम किस तरह से इवेपोरेशन का काम इस्तेमाल कर रहे हैं, या उसका कंसेप्ट, या साथ में ब्लॉक डायग्राम आपने ये ड्रॉ करनी है। तो ये 3 इसमें डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, कम्प्रिहेंसिव 10.5। इफ वी हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ वाइड शैलो डिश एंड ए टॉल नैरो कंटेनर, सेम टेम्परेचर पे है तो किसकी इवेपोरेशन ज्यादा होगी। तो ये जो इफेक्ट हमने देखा था ना कि हमारे पास सरफेस एरिया का इफेक्ट है, वो सारा इसमें आएगा, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके आंसर में ये आएगा कि जो सरफेस एरिया वो हमारे पास इफेक्ट कर रहा होता है, जितना ज़्यादा एरिया एक्सपोज होगा उतना ज़्यादा हमारे पास इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इवेपोरेशन कंट्रीब्यूट टू कूलिंग प्रोसेस इन एवरीडे लाइफ। तो पहले किस तरह से कूलिंग प्रोसेस, किस तरह से कूलिंग कॉज करता है, और फिर एवरीडे लाइफ में स्वेटिंग की आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, या वेट क्लॉथ्स की। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ लिक्विड इवेपोरेट फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई। बच्चे एयर ड्राई होगी तो वो ज़्यादा एनर्जी जो है सरफेस को देगी, वाटर मॉलिक्यूल्स को। जो हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो स्केप ज़्यादा कर देंगे। अगर मॉइस्चर होगा तो वो तो ऑलरेडी हवा में नमी है, मॉइस्चर है, मतलब एनर्जी नहीं है, तो वो उसको स्केप नहीं करवाएगा। जैसे मैंने आपको फिगर भी दिखाई थी दिस वन कि ह्यूमिडिटी होगी, अगर नमी होगी तो ऑलरेडी पानी के मॉलिक्यूल्स तो मौजूद हैं, वाटर वेपर्स तो हैं, गैशियस वेपर्स तो हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी प्रेशर ऊपर ज़्यादा है, या फिर हम कह सकते हैं इतनी ज़्यादा वो नहीं है, हीट एनर्जी नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम इवेपोरेट करेंगे। लेकिन अगर हवा ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे फिर हमारे पास क्या होगी, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और वो इजीली इवेपोरेट कर सकते हैं। तो इसमें जो फैक्टर है ड्राई एयर वाला, वो इसके आंसर में आ जाएगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल कंप्लीट टॉपिक करेंगे, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। इवेपोरेशन में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेशन इवेपोरेशन लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो हमारे पास कहाँ पे हम इवेपोरेशन देखते हैं, जैसे वो वेट क्लॉथ्स की बात कर रहा है, स्वेटिंग की बात कर रहा है, ठीक है। और किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो लहदा से लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर कूलिंग किस तरह से काज हो रही है, एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये आप करेंगे, ठीक है। और हमारे पास किस तरह से रेफ्रिजरेटर में किस तरह से हेल्पफुल होता है, तो ये भी एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है विद ब्लॉक डायग्राम, तो ये भी कंप्लीट करेंगे। मजीद इसमें कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।